चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट, सपोर्टेड बाय एलपीएस बोसाड का ये सफर अब शुरू हो चुका है। चुनावी साल है, ऐसे में इस सफर में कई सियासी अड़चनों का सामना भी आपको करना होगा। साथ ही साथ कई सियासी बवंडरों का भी आमना सामना आपका इस सफर में इस दौरान होगा, क्योंकि जिन सवालों से आपका आमना सामना होगा वो बेहद कठिन रहने वाली है। तो ये सफर भी आप सभी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने सहयात्रियों का खास ख्याल रखें। और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं वो सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में ही सफर के लिए मान्य है, यानी कि अगर आपको चंडीगढ़ या फिर दिल्ली तक पहुंचना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस बोर्डिंग पास पर अपने क्षेत्र के मतदाताओं से मोहर लगानी होगी। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का ये सफर सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में। लगातार सवारियों को चढ़ाते उतारते हरियाणा के अलग अलग इलाकों में अलग अलग सवारियों को चढ़ा रहे उतार रहे। 2024 में 2 बड़ी लड़ाइयाँ होनी है, एक दिल्ली के लिए, एक चंडीगढ़ के लिए। हर सेना में जितने रणबांकुरे हैं सब ने कमर कस ली है और सब के सब रणभूमि में है। आज एक ऐसे पैसेंजर अभी उन्होंने बोर्डिंग की है जिनको लेकर या जिनके इर्द गिर्द आजकल हरियाणा की राजनीति घूम रही है। एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। और आज जो पैसेंजर्स हमारे साथ हैं, 2024 उनके लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, उनके व्यक्तिगत तौर पे भी और उनकी पार्टी के लिए भी। अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है उसके पहले 10 साल उनका जलवा रहा, लेकिन 2014 के बाद स्थितियां बदली। अब उन्हें उम्मीद है और पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो अंग्रेजी में कहावत है नो स्टोन अनटर्न, यानी 2024 में 2014 या 2009 वाला जलवा वापस आ जाए। हमारे साथ आज जो पैसेंजर हैं जिन्होंने बोर्डिंग की है, पहले उनसे आपको मिलवा दूं। चेहरा देखते परिचय की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। धन्यवाद। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पूर्व मुख्यमंत्री। तो ये पूर्व सुना है कि 2024 में पूरी तैयारी है कि ये पूर्व हटा दिया जाए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हटा दिया जाए, इधर जिधर बैठते हैं उसकी अगली तरफ बैठा जाए। जनता फैसला करेगी, वो सब मंजूर होता है प्रजातंत्र में। जो भी हरियाणा की जनता फैसला करेगी। हाँ, ये ज़रूर है, एहसास हो जाता है राजनीति में। हम भी जैसे थर्मामीटर लगाते हैं बुखार का, तो वो जनता में मैं घूम रहा हूँ, तो उससे मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि हरियाणा की जनता 36 बिरादरी मन बना चुकी हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे हरियाणा में। एक तो थर्मामीटर हम लगाते हैं, आपने कहा ना कि हम भी घूमते हैं थर्मामीटर लगाते हैं, तो आपका वाला ये थर्मामीटर रीडिंग बता रहा है कि मतलब 46 के ऊपर टेम्परेचर शो कर रहा है कि इस बार सत्ता पक्ष की तरफ बैठने का मौका, बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से। तो आपके थर्मामीटर पे रीडिंग क्या आ रही है? 46, 56, 76? मैंने कहा ना, भारी बहुमत से सरकार बनेगी।
भारी का मतलब सर 46 के बाद भारी होने लगता है? 40 तो सिंपल मेजोरिटी है ना, हाँ, अच्छी अच्छा। मेजोरिटी से हो सकती अच्छी मदद। ऐसा क्यों आपको लगता है कि उधर खट्टर साहब को भी लग रहा है कि हम 65 लेके आएंगे, आपको भी लग रहा है भारी लेकर के आएंगे, मतलब ऐसा क्या है कि इन 10 वर्षों में बदल गया कि आपको भारी है। लग खट्टर रहा है? साहब तो पिछली बार भी कह रहे थे 75 पार, जी, कहाँ आके रुके वो? कैसे सरकार बनी सबको मालूम है कि एक तो ये तो कह रहे थे 75 पार, और जो इनके गठबंधन में साथी बन गए वो वो यमुना कहते पार। हैं इनको करो यमुना पार, जी, और जब नतीजा आया स्वार्थ में बन गए दोनों पक्के यार। ये लूट और छूट की वो यारी है इनकी। आपने यमुना पार वालों की बात की तो अचानक मुझे याद आ गया कि जब सरकार बन रही थी तो उस खेमे से यानी जेजेपी से एक आध दो बार मैंने स्टेटमेंट भी देखा, बड़ा एक बार चर्चा रहा कि हम तो जी कांग्रेस से भी बात कर रहे थे, बात नहीं बनी। क्या ये सही में कोई बात हुई थी क्या जेजेपी से सरकार बनने के पहले? देखिए कोई हमारी बात नहीं हुई इस किस्म की, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई जब गठबंधन किया कि हमारी बात हो गई है, 5100 रुपये पेंशन देंगे ये और 75% नौकरियां देंगे, ये हमारा बीजेपी से तय हो गया। ये हम अखबारों में पढ़ रहे थे, जी, लेकिन आज तक देखो इनके आप देखो फिर गठबंधन बनने के बाद ये फैसला हुआ कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, और उसके अध्यक्ष ये विद साहब को बनाया, अनिल विद साहब को, कि भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और वो हमारा मैनिफेस्टो होगा। आज तक तो वो आया नहीं, मीटिंग ही नहीं हुई इनकी, पता ही नहीं क्या इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कहाँ 5100 है, कहाँ नौकरियां हैं, सब आपके सामने है। मौजूदा सरकार के परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? आप कहते हैं कि पोर्टल से परेशानी है, जिन पोर्टलों से परेशानी है हम बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हुड्डा साहब इसको जिंदा रखें, इस मुद्दे को, पोर्टल वाला चुनाव तक जिंदा रखें, हम पोर्टल पे ही चुनाव लड़ेंगे, वो भी पोर्टल बंद करने की बात करते रहे। मैं कह चुका हूँ, अगर पोर्टल ही सब कुछ है तो क्या तो मुख्यमंत्री की जरूरत है, क्या किसी अधिकारियों की जरूरत है, क्या विपक्ष की जरूरत है? पोर्टल से चला लो। ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। मैं पोर्टल के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन वही पोर्टल इस्तेमाल होना चाहिए जो जनहित के हों। जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे जनहित के पोर्टल हो, जैसे अभी जहाँ मान लीजिए पहले बिजली के बिलों में लाइन लगती थी, वहाँ पोर्टल लगाओ आप, वो जनहित का अभी लाइन नहीं लगेगी। लेकिन ये जो परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रॉपर्टी आईडी, ये किस काम के हैं? ये सिर्फ परेशानी है। ये पेंशन काटू और राशन कार्ड काटू पत्र है, पीपीपी, परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र है। अब एक बात बताइए, ये कहते हैं हम तो किसानों को एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी दे रहे हो आप, तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा की क्या जरूरत है भाई? किसान अपनी फसल लाएगा, एमएसपी दो उसको। पहले वो लिखेगा, मतलब उसमें जाते यही मंडी थी, यही किसान थे, इतना ही अनाज पैदा होता था, किसान खेत में अपने दाने निकालता, सीधा मंडी पहुंच जाता और एमएसपी मिल जाती थी। अब वो इंतजार करेगा कि कब उसका नंबर आएगा। ऊपर से बादल गरज रहे हैं और बारिश का खतरा है, वो खेत में अपने दाने ले बैठा है, लेकिन नंबर नहीं आ रहा, इतनी बारिश आ गई उसको। तो बीजेपी वाले तो खूब प्रचार करते हैं कि 72 घंटे में किसानों के अकाउंट में पैसा चला जाता है, हम उन फसलों पे भी एमएसपी पे खरीद रहे हैं जिसकी हुड्डा साहब सोचते भी नहीं थे, बाजरा और फलाना ढिमकाना। ये जब मंडी में आए आप, कभी मंडी में जाना, मेरे साथ जाना आप, ये सब जो है वही वो नहीं है, एमएसपी भी नहीं मिलती। और ये 52 स्कीम चला रखी है, इसमें बाजरे की पता नहीं लाखों क्विंटल की वो बाकी है अब तक, 2-2, 3-3 साल एमएसपी नहीं मिलती। और बहुत सारे जैसे ये आपकी एक कैथल में एक गांव था, वो पोर्टल ने तो गांव ही नहीं गायब कर दिया, उस नक्शे ही से गायब कर दिया। तो ये है इसमें। तो ये मान के चलें कि जैसे सरकार का बड़ा प्रचार रहता है उनके नेताओं में के भाषणों में, एक तो परिवार पहचान पत्र है ना, एक प्रॉपर्टी आईडी, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, तो ये जब आपकी सरकार आएगी। अभी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि इसमें इतनी लाखों गलतियां पकड़ी गई हैं, अखबार में आती हैं,
जब लाखों परेशानी क्यों लाइन लगी रहती है वहाँ? आप ऐसा करो, एक दिन अपनी बस लेके अनाउंस करवाओ, किसी शहर में जाओ कि भाई जिसको परेशानी है उनसे आ जाओ, सुबह से शाम तक देखो लाइन लगी है, आपके लिए लाइन लग जाएगी। ये तो ये माने कि जब अगर आपकी सरकार आती है तो रिव्यू करके इन तीनों को आप बंद करेंगे? इनका पोर्टल से सरकार नहीं चलाएंगे, जो जनहित की पोर्टल होगा उसी से चलेगी। तो ये मतलब कैटेगरी पोर्टल का एक और वो है बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 हो गया। खाली पोस्टें हैं, अब पोर्टल से टीचरों की जगह पढ़ाई भी पोर्टल से करा देंगे, सब करा देंगे, सब पोर्टल से चला देगा, जरूरत ही नहीं किसी चीज़ की। सिर्फ पोर्टल वहाँ इस्तेमाल होना चाहिए जो जनहित का हो। जैसे मैं एकदम स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा और प्रॉपर्टी आईडी, इन 3 को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा है, आपका भी हमला होता है। तो अगर हुड्डा साहब की सरकार आई तो ये तीनों बंद, जो वही पोर्टल चलाएंगे जो जनहित का होगा। लेकिन ये तीनों बंद हो जाएंगे। हाँ। ये तीनों बंद हो जाएंगे। हाँ। ठीक है। आप तो सदन भी चल रहा है, तो आजकल मनोहर लाल जी, बीजेपी के तमाम लोग, आजकल जेजेपी वाले भी ये कहते हैं कि जो नौकरियां मिल रही हैं पिछले 10 साल में, वो सब बिना खर्ची बिना पर्ची वाली है। हुड्डा साहब के समय में खर्ची भी और पर्ची भी। हमारी सरकार में देखिए बड़ा ईमानदारी से सब नौकरियां मिल रही हैं, मेरिट वाले बच्चों को नौकरियां मिल रही। देखिए, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में करोड़ों रुपए किसकी दाद में पकड़े गए? SSB के चेयरमैन के किसके उसमें पकड़ा गया? हमारा तो एक भी केस नहीं। सिर्फ ये है अपनी कमजोरी दिखाने के लिए ऐसी बात करते हैं। अरे खर्ची पर्ची की बात करते हैं, ये तो खर्चार पर्चा करते हैं, पर्चे लीक करते हैं सारे। फिर कितने पेपर लीक हो गए? ऐसे पेपर जो 3 साल पहले क्वेश्चन आए होंगे 41-41 साल रिपीट करते हैं। ये एक तरीका है इनका। और एक और चला दिया है ना, युवाओं के साथ जो है इतना भारी धोखा हो रहा है हरियाणा के, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। ये जो कौशल रोजगार निगम चला दिया, निगम चला दिया, वो क्या है भाई? क्या है? कह रहे हैं कि उससे युवाओं में जो टैलेंट है उनको हम नौकरी दे रहे हैं। ऐसा है जी। हमने फैसला किया था हम ठेकेदारी सिस्टम खत्म करेंगे। ये खुद सरकार ठेकेदार बन गई, कमीशन लेती है, और उसमें ना तो कोई मेरिट, ना कोई रिजर्वेशन, ना कोई पक्की नौकरी, और युवाओं के साथ जिस नौकरी का मतलब PGT TGT जिनकी लाखों रुपए तनख्वाह होनी चाहिए, कोई 10,000 20,000 पे रखे जाता है। उसके खिलवाड़ करें और घर आ जाओ। जैसे अग्निवीर है, अग्निपथ है, अग्निपथ जो है 18 साल का भर्ती होगा, 22 साल का घर आ जाएगा। 21 साल से कम की शादी नहीं होती। पहले तो फौज में भर्ती होते ही रिश्ते आ जाते थे। अब 21 साल का जब होगा तो पता अगले साल तो रिटायर हो जाएगा, उसको कौन रिश्ता करेगा भाई? क्योंकि ना तो उसकी पेंशन, ना कोई बच्चे की पढ़ा रही, जब उसको पहले फौज में करते बच्चे को पढ़ाएगा। तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ। ठीक है, कोई रिजर्व नहीं, कोई मेरिट नहीं है। इतनी धांधली है इसमें, इतनी धांधली। पकड़ा गया, यहीं से इनके अफसर पकड़े गए, क्या क्या पकड़े गए आपके सामने है। एक तीसरा पॉइंट है, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहते हैं हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो डेवलपमेंट जो है वो सीमित था, सिर्फ रोहतक तक डेवलपमेंट, सड़कें, तमाम तरह की चीज़ें। आप रोहतक से बढ़ जाइए भिवानी, आपको पता चलता था, उधर जींद बढ़ जाइए। अभी कहते हैं कि आप पूरे हरियाणा में घूम जाइए, सड़कें चकाचक मिलेंगी, हर घर क्या जल, हर घर नल जल। मतलब आप जब मुख्यमंत्री थे तो सिर्फ रोहतक तक। खट्टर साहब कह रहे हैं कि पूरा प्रदेश मेरा परिवार। ठीक कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं। मैं कल ही गया था सड़क से, हरियाणा में एक सड़क दिखा दो जो ठीक हो। और जो ये जिन सड़कों का जिक्र कर रहे हैं नेशनल हाईवे, 95% मेरे समय की है, सैंक्शन है, ट्री कटिंग है और है। इनके अचीवमेंट क्या है? और जो सारे उसका विकास की बात कह रहे हैं, भाई विकास कैसे होगा? सामूहिक सबका विकास कैसे होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीज़ें हैं ना। इन्हें ये बता दें भाई, एक कोई इन्हें यूनिवर्सिटी बनाई हो, मेरी सुन लो,
आप पंचकुला से शुरू हो जाओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में लेके आया। फिर आप वहाँ से आप आ जाओ कुरुक्षेत्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो देश में दूसरा है, वो हमारे समय का है। करनाल आ जाओ, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमारे समय का है। फिर आप सोनीपत चले जाओ, वहाँ पर जो है आपका राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी है, जिंदल यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, और SRM है। कितनी यूनिवर्सिटी हैं। और मुरथल में जो है वो बनाया एक इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको यूनिवर्सिटी बनाया। IIIT वहाँ पर है। और कानपुर में मेडिकल कॉलेज है महिलाओं के लिए। देश की आज़ाद होने के बाद पहला मेडिकल कॉलेज है वो जो सरकारी क्षेत्र में केवल महिलाओं के लिए हो। फिर आप आ जाओ फरीदाबाद, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने काम किया। जो ये कह रहे हैं हमने कौशल यूनिवर्सिटी बनाई, वो तो YMCA एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था, हमने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया था। फिर आ जाओ आप मेवात, वहाँ मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। फिर आ जाओ आप गुड़गांवा, देश की सबसे पहली जो है डिफेंस यूनिवर्सिटी का वो रखवाया नींव हमने। आ जाओ रेवाड़ी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी सैनिक स्कूल हमने बनाने का काम यहाँ किया है। महेंद्रगढ़ आओ, एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलनी थी, वो हमने महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, जहाँ मेडिकल कॉलेज भी होगा, जहाँ लॉ कॉलेज भी होगा, सबसे बहुत बड़ा वो है। फिर आ जाओ झज्जर, एम्स कैंसर इंस्टीट्यूट जो अब कह रहे हैं अम्बाला में हमने कैंसर का अस्पताल खोल दिया। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑलरेडी चल रहा है वहाँ, मतलब 2300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से। और बल्कि जो और बहुत सारे आ रहे थे इंस्टीट्यूट, वही सरकार में नहीं आए। फिर आप आ जाओ भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी हमने बनाई, जहाँ उसमें मेडिकल कॉलेज भी सेंक्शन किया हुआ है। फिर आप आ जाओ इसमें फतेहाबाद में जो न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है वो हमारे समय का है। हिसार आ जाओ, लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी हमने बनाई। सिरसा चले जाओ, चौधरी देवीलाल के नाम से 4 कमरों में यूनिवर्सिटी बना रखी थी, उसको राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी हमने बनाई है जी। जींद हो गया। फिर आप यहाँ आ जाओ इसमें मतलब रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। हाँ, रेवाड़ी तो बता दिया मैंने। हाँ। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बना दिया, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी। बीजेपी वाले कहते हैं, वो आपको सुनते हैं, ये कहते हैं इनका नहीं सवाल ये, आप कल या जब भी होगी खट्टर साहब से भी करोगे, उनसे ये पूछ लो भाई, एक राष्ट्रीय स्तर का कोई इंस्टीट्यूट आया हो कहीं मेडिकल कॉलेज? सबसे पहले बनते ही, सरकार बनते ही 14 में कहा था कि जो हमने कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया था ना, उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब तक वो बिल्डिंगें नहीं बनी, और हमने तो 9 साल में पता नहीं कितनी बिल्डिंग, कितने मेडिकल कॉलेज छोड़कर हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, जो लगभग बन करके सब तैयार है। कौन बताओ ना, एक मेडिकल प्रधानमंत्री आकर के एम्स का उद्घाटन करके अब चले गए। उद्घाटन नहीं किया, मतलब शिलान्यास किया, पत्थर रखा। ये अनाउंस कब किया था? 2015 में कि वहाँ एम्स बनाएंगे। तो 9 साल के बाद शिलान्यास हुआ है, तो बनेगा तो 90 साल में वो। ठीक है। एक और मसला आता है, कहते हैं कि कांग्रेस वालों को और हरियाणा में हुड्डा जी को, दीपेंद्र जी को आजकल राम राम बड़ा करने लगे। वहाँ जो 22 तारीख को जहाँ पर न्योता था वहाँ तो गए नहीं, उसके कोई पहले कोई बाद में जाके डुबकी लगा रहे हैं। ऐसा ना हो कि निमोनिया हो जाए। आपके बारे में कहा कि सालासर गए। ऐसा है, न्योता होता तो मैं जरूर जाता, लेकिन मैं तो पहले भी गया। जब राम बुलाएगा फिर जाऊंगा। इसमें राम सबका है ना, तेरा ना मेरा, सबका राम है। राम का ठेकेदार कौन है? कितना बड़ा फैक्टर? राम तो एक आस्था है भाई। कितना बड़ा फैक्टर होगा इस चुनाव में? किसका? राम मंदिर। राम मंदिर तो हर घर में राम मंदिर है, हर घर बना रहे हुए राम मंदिर की बात हुई है। राम मंदिर एक ठीक है, लेकिन आज जैसे आया था प्रस्ताव आज के असेंबली में, मैंने कहा अच्छा होता इसमें आप ये भी लिखते कि सबसे पहले दरवाजे किसने खुलवाए? राजीव गांधी ने खुलवाए। फैसला किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। जब करके उनको भी धन्यवाद करो ना। और मतलब राजीव गांधी के प्रधानमंत्री थे तो एक दलित बूटा सिंह जी हमारे गृह मंत्री थे, उनसे दरवाजे खुलवाए। ये कोई छोटी बात थोड़ा ही है भाई, वो तो सबके हैं राम, तो अच्छी बात है। हरियाणा का बजट सत्र चल रहा है। हाँ, आखिरी बजट आएगा,
मुख्यमंत्री जी से मैं पूछ रहा था, कह रहे थे जन कल्याणकारी होगा, ये होगा वो होगा। आपको कितनी उम्मीद है? आपको लगता है, पता तो है कि बजट किस तरीके का आएगा? पता है, मतलब जो 2014 में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश था, आज किस चीज़ में नंबर 1 है? आपको पता है, बोलोगे नहीं आप? आज आप ही बोल दिए, मैं तो सामने बैठा हूं। बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में, और अपराध में आप कोई अपराध उठा के देख लो, देश में किसी में पहले नंबर पे, किसी दूसरे नंबर पे, किसी तीसरे नंबर पे। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सेंट्रल उसकी क्राइम रिपोर्ट है। और इसी प्रकार से जो आपका अपराध, खेल और खिलाड़ियों का आप देख रहे हो, हमारी पहलवान बेटियों किस तरह घसीटा गया दिल्ली सड़कों में। वो जो खेल नीति थी वही मतलब लागू नहीं करे। जो हमारी खेल नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, आज तड़क दर दर की टोकरे खा रहे हैं खिलाड़ी, जिन्होंने पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम कराया। तो ये आपके सामने है, हर जगह जो 1 नंबर था प्रदेश, आज अपने स्थान से फिसल गया। किसी में 14वें नंबर पे है, कहीं 12वें नंबर पे है, तो फिसला हुआ। तो ये ऐसे क्यों हुआ? ये जैसे बजट आया ना, ऐसे ही बजट है। आज किस चीज़ में नंबर 1 बताया मैंने? बेरोजगारी में है, कर्जे में, जो कि 14 में 70,000 या 80,000 करोड़ कर्जा था, आज 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा है हरियाणा में, और किया कुछ नहीं। भाई एक बता दो, 1 यूनिट बिजली की पैदा करी हो इन्हें, 1 पोल नया मेट्रो का लगाया हो, 1 कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई बड़ा एक नाम बता दें हमारे टाइम में। बताओ, यमुनानगर में हमने पावर प्लांट लगाया, 2 झज्जर में लगाए, 1 खेजड़ में लगाए, फतेहाबाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट लेके आए, ये आपके सामने है। फिर मेट्रो दिल्ली से गुड़गांव हम लेके गए, दिल्ली से बल्लभगढ़ हम लेके गए, दिल्ली से बादरगढ़ हम लेके आए। इनने 1 पोल लगाया, तो बताओ तो सही। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर ये कहें अभी हमने ये किया है, अच्छा कह रहे हैं, तो मैं अच्छा ही कहूँगा, लेकिन बताओ तो सही। आप जितनी गिनती करवाते हैं, सत्ता पक्ष वाले कहते हैं, जैसे अभी एक किसानों का मसला है, वो कहते हैं ये कांग्रेस और अपोजिशन वाले लोग इनको हवा देते हैं। किसानों के लिए जितनी कल्याणकारी नीति, जितना बीजेपी सरकार चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा, मुआवजे का डायरेक्ट पैसा, वो कहते हैं कि मुआवजा जितना हमने दिया, हुड्डा साहब से पूछिएगा कि 5-5 रुपए का चेक मुआवजे के तौर पे दिया करते थे। गलत कह रहे हैं। था मेरे से पहले ये था, मैंने तो मिनिमम फिक्स कर दिया था कितना का, इससे कम नहीं मिलेगा। ये पहले होता रहा, और इनका तो मुआवजा मिलता ही नहीं, मुआवजा ही नहीं मिलता। 3 साल ये क्या बात करते हैं। जहाँ फसल खराब हो जाती है वो मुआवजा नहीं मिलता, बाढ़ से खराब हो जाए वो मुआवजा नहीं मिलता। ये तो इनका तो क्या किया इन्होंने। अचीवमेंट बताओ मेरे को, अचीवमेंट बताए। एक आपका भाषण आजकल मैं सुनता हूँ, आप जहाँ जहाँ आपके आजकल लगातार रैलियाँ सभाएं हो रही हैं, आप उसमें कहते हैं कि ओपीएस सिस्टम पुराना, हाँ, वो लागू करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, आप 500 रुपये सिलेंडर करेंगे। मैंने बीजेपी वालों को बताया, हमने कहा कि अपना तो सुनते होगे आप, लेकिन जरा हुड्डा साहब का भी भाषण सुनो। ये सारे वो बता रहे हैं कि ओपीएस से लेके किसान कर्जा माफी, 500 रुपये सिलेंडर, 6,500-7 हज़ार कितना आप बता रहे हैं पेंशन। तो उनमें से बीजेपी वालों का कहना है कि हुड्डा साहब से मुलाकात हो तो पूछिएगा, जरा याद दिलवाइएगा कि ओपीएस किसने बंद किया था। ओपीएस ये अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, वो उस टाइम ही लेके आए थे, और फिर चालू हो गया। हमने भी किया ये सोच के कि भी ये कर्मचारियों के हित में होगा, लेकिन तजर्बा ये हुआ उसके हित में नहीं है। इसी वास्ते जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आई, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ ओपीएस लागू कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया। और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस लागू की जाएगी। नंबर 1 किसानों की बात कह रहे हैं, इनका वायदा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत दुगनी कर दी।
खाद का भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डीजल का भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कीटनाशक दवाइयों का भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उतनी एमएसपी में इन्होंने बढ़ोतरी नहीं की जितनी यूपीए सरकार में होती थी। और यहाँ पर वेट जो है स्टेट का डीजल पे 9% था, 18% कर दिया। कहीं रियायत देने की बात ही नहीं, किसान को कर्जे में डुबा दिया। आप ये देखिए, देश में किसान पर जब 2014 में 9 लाख करोड़ के करीब कर्जा था, अब वो तो बढ़ के तो 23-24 लाख करोड़ हो गया। कर्जा तो कई गुना कर दिया, आमदनी दुगनी नहीं हुई किसान की, तो किसान तो बर्बादी के कगार पे गया। इसी वास्ते जब रायपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो पूरी कांग्रेस ने पास करा था, प्रस्ताव रखा गया, मैं उसका अध्यक्ष बनाया था कि किसानों के उसमें ये लिखा था भाई कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई किसान को कर्जा माफ़ी से लेके कर्ज मुक्त कराएगी। पहले भी 70,000 करोड़ माफ़ किए थे, इन्होंने एक पैसा नहीं किया। माफ़ किए इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के 14 लाख करोड़, किसान का कोई माफ़ नहीं किया। तो ये लेके जाएंगे और किसान को एमएसपी की गारंटी देंगे। और एमएसपी जो है वो स्वामीनाथन के C2 फार्मूले पे दी जाएगी, जो कि मैं जब वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो 3 वर्किंग ग्रुप बनाए थे उन्होंने। एक मेरी अध्यक्षता में था, एक मोदी साहब की अध्यक्षता में था, तीसरा एक और था। तो जो मेरा वर्किंग ग्रुप था उसमें रिकमेंडेशन ये है कि एमएसपी की हम देंगे और स्वामीनाथन C2 पे देंगे। लेकिन एक सवाल तो बड़ा गंभीरता से मैं जानना चाहता हूँ, स्वामीनाथन की कमेटी की जो रिपोर्ट है वो यूपीए सरकार के लगभग उस वक्त ही आ गई थी। इतने दिनों तक यूपीए सरकार रही, अगर इतनी गंभीर होती तो वो मसला आ जाना चाहिए था ना। वर्किंग ग्रुप का मैं चेयरमैन था, 12-13 में रिकमेंड किया था हमने। हाँ। बहुत सारी बातें उसमें मानी भी गई, जैसे हमारे से पहले उस वर्किंग रिपोर्ट आई ना, उससे पहले जो किसान फसली ऋण लेता था उसके ऊपर भी 12% 13% ब्याज लगता था। हमने ये फैसला किया और पूरे आज देश में लागू है वो, कि जो भी फसली ऋण देगा किसान समय वापस देगा, 4% से फालतू नहीं लगेगा। और जब ये 4% हुआ तो हरियाणा में तो हमने 0% कर दिया था फसली ऋण। ठीक है, अगर आपकी सरकार आती है, मैं आपका भाषण सुनता रहता हूँ, तो आपके 5-6 एजेंडा क्या होंगे जो तत्काल आने के बाद, कोई पहले ही दिन, कोई पहले ही कैबिनेट में, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में, प्रायोरिटीज क्या होंगी? देख मैंने बताया ना, जैसे आपका ओपीएस हम लागू करेंगे। ओपीएस पहले कैबिनेट में, और हाँ, और एक सिलेंडर जो है 500 रुपए का करेंगे, और ओल्ड एज पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। ओल्ड एज पेंशन 6,000 करेंगे। तो इस तरह है। किसानों की माफी पे भी आप, कर्ज माफी पे भी आप कहते हैं? कर्ज की माफी का हम चलाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है वहाँ कर्ज माफी किया गया है। तो ये आप 3 पोर्टल को भी बंद करने की बात करते हैं? हाँ, पोर्टल जो हमारे जनहित के लिए उनको बंद कर देंगे। हमारे जनहित में नहीं, प्रॉपर्टी आईडी, पीपीपी और आईडी। प्रॉपर्टी आईडी का तो तमाशा ऐसा है, जो किराएदार है वो तो मालिक बना दिया, मालिक को किराएदार बना दिया। कितने केस हैं लाइन? तो ये तीनों मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रॉपर्टी आईडी, फसल मेरा ब्यौरा को औचित्य नहीं। भाई एमएसपी जब देंगे हम, तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या जरूरत है? जो फसल ले आएगा अपनी काट कर मंडी में ले जाएगा। तो ये तीनों बंद हो जाएगा। ठीक है सर। तो अब जरा हम कुछ पॉलिटिकल सवाल की तरफ चलते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी, जेजेपी, एक आम आदमी पार्टी, आपकी एक पहल शुरू हुई, नीतीश कुमार ने शुरू किया था कि जो एंटी बीजेपी जितनी पार्टियां हैं या जितनी ताकतें हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ फॉर अ कॉज कि मोदी जी से छुटकारा मिले। विधानसभा अपने अपने हिसाब से लड़ लेना, लेकिन नेशनल लेवल पे वो सब लोगों की जो लोकल पॉलिटिक्स है, या जैसे हरियाणा में आपकी लोकल है, पंजाब में किसी की, दिल्ली में किसी की, यूपी में किसी की, वो सिरे चढ़ नहीं पाया, एक एक करके बिखर गया। और उस नाव, उस कड़ी को जो संभालने गए थे नीतीश कुमार, वही कूद करके उधर बैठ गए जिनको हटाने के लिए ये इंडी बन रहा था। तो नीतीश कुमार से पूछो आप, नीतीश कुमार जी ये लोकल इंटरेस्ट बहुत आड़े आ रहे हैं। ये चीजें जो हैं राजनीति में होता ही है, कहीं सीट एडजस्टमेंट की बात है, कहीं बात है, कहीं समावेश बन जाता है, कहीं नहीं बनता है, कोई खास बात नहीं है। कोई ऐसा एक सोच थी, एक कदम था, अच्छा कदम था,
और हो सकता है आगे और कामयाब हो जाए। वो एक व्यक्ति की बात नहीं होती, एक नरेशन बनता है, नरेशन बनता है, क्या बनता है देखते हैं। फॉर अ बिगर गोल, वो जो छोटे भी- वाले एक है ना कि कौन सी बड़ी लड़ाई लड़नी है। अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है तो ये तय करना पड़ता है कि छोटी वाली कौन कौन सी अब लड़ाई नहीं जल्दी- लड़े। हरियाणा के संदर्भ में आप तो सबसे वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की तरफ से। हरियाणा में क्या देखें, अब तो इधर सर बस हमने स्टैंड में लगाया, उधर चुनाव घोषित हुआ लोकसभा, और ये इंडी लोकसभा के लिए ही है। अब तो समय रहा नहीं। क्या कुल मिलाकर स्थिति है अभी यहाँ? नहीं, अच्छी है हरियाणा में, कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। मतलब यहाँ गठबंधन की जरूरत नहीं है। नहीं, कांग्रेस खुद में सक्षम है। बाकी ये मेरे गिव एंड टेक होता है, राजनीति भी चलता है। हाँ। तो ये अभी जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है। बाकी जो फैसला है वो ऊपर से होना है। वो तो अब अभी तो कोई बात हुई नहीं, कोई होगी तो तो ये देखेंगे। मान के चले कि हरियाणा में 10 की 10 जो है वो खुद अपने दम पर कांग्रेस लड़ेगी हाँ, चुनाव। लड़ेगी। इसमें कोई आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस सक्षम है 10 की 10 लड़ने में। हाँ। बाकी अभी किससे क्या बात होती है, अभी समय से पहले मैं कोई बात आपको कहना नहीं चाहता। INLD का कोई स्कोप तो है नहीं, एडजस्टमेंट इन वो तो है मैंने कहा कि वो तो समय बताएगा भाई। लेकिन अभी तक तो INLD नहीं है ना अभी तक उसमें। तो मैंने कहा था 10 की 10 में कांग्रेस सक्षम है। ठीक है। कई लोग ये कहते हैं कि हुड्डा साहब विधानसभा चुनाव के लिए तो पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उतना इंटरेस्ट है नहीं, या कैंडिडेट उस तरीके से नहीं। हालांकि कुछ हैं जिनको आपकी पार्टी में ऑक्सीजन घुटन महसूस होने लगती है, कुछ एक दो लोग हैं वैसे। लेकिन क्या हरियाणा कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए सीरियस है या लोकसभा चुनाव के लिए? दोनों serious? चुनाव के लिए। ये चुनाव का सवाल नहीं है, चुनाव के हो ही जाता है। हम तो शुरू से ही है, शुरू से लगे हुए हैं। अब कांग्रेस कार्यक्रम चल रही है, कई कार्यक्रम चलाए हैं और उसको कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। और कांग्रेस मजबूत है आज के दिन हरियाणा में, और दोनों विधानसभा का हो या लोकसभा का, उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा कांग्रेस के संदर्भ में बात करें तो हरियाणा कांग्रेस में का कोई वजूद है, या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हरियाणा नहीं, कांग्रेस नहीं, पार्टी बहुत है, पार्टी मजबूत है हमारी। एक व्यक्ति की बात थोड़ी होती है पार्टी में। आपका संगठन तो सर बन नहीं पाया अब तक। हालांकि कह- पिछले कई चुनाव आपने बिना संगठन लड़ दिया। पिछले चढ़े, लेकिन अब तो संगठन बन गया। कहाँ सर, वो असली वाला तो बना नहीं अब तक। PCC के सदस्य बन गए, AICC के सदस्य बन गए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बन गई, इलेक्शन कमेटी बन गई। अब तो जिले के प्रधान और जल्दी बन जाएंगे। कांग्रेस में आपको लगता नहीं कई बार अगर कांग्रेस इकट्ठा हो जाए, सारे नेता इकट्ठा हो जाए, है ना, जिसको आप लोग कई बार मनभेद कई बार मतभेद कहते हैं, तो एक लार्जर कॉज, एक बिगर कॉज। कांग्रेस इकट्ठी है सर आपको भी लगता है ऐसा? बीजेपी के बारे में करो जो बिखरी हुई है। मतलब आपको भी लगता है कि कांग्रेस हरियाणा में इकट्ठी है? कांग्रेस इकट्ठी है। ये शैलजा जी, किरण जी, रणदीप जी वो अलग करते हैं, आपका अलग चलता कहाँ है। चलता है? आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हमें तो न्योता भी नहीं मिलता है उनका। नहीं, अलग कहाँ चलते हैं? सब अपने अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। मेरे को इसी बात में कुछ है, करो। तो वही है ना सर, बस में 4 चक्का है, एक इधर एक उधर, अरे अभी- पीछे वाला उधर, स्टेपनी कोई और लेके भाग रहा है। चंडीगढ़ मीटिंग हुई थी, सब इकट्ठे थे ना। हाँ। फिर किरण चौधरी कह के स्टेटमेंट आ गया, कहती हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो आप लोग लेकर के आए, ये तो बीजेपी को मदद अभी करने की आज बात आज हो गई। आज अभी स्टेटमेंट लेना, यहाँ से विधानसभा जाना, हाँ। वो कहते हैं अखबार वाले ने गलत छापा है। अच्छा, यू टर्न हो गया उसमें। नहीं नहीं, जब उन्होंने कहा ही नहीं तो यू टर्न की क्या बात है? सिंगल ये टर्न है। अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, लोकसभा की बात करें, हाँ। आपके 10 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स अक्रॉस इंडिया वो बीजेपी में शामिल हो गए। 11वां भी जा रहे थे, लेकिन पता नहीं गाड़ी कहाँ अटकी या क्या हुआ या नहीं हुआ। वो 11वें कमलनाथ पे भी संशय बन गया। लेकिन 10 भूतपूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वो बीजेपी में चले गए। ये लगता नहीं है कि कांग्रेस की जब नेशनल लेवल पे, हुड्डा साहब हरियाणा में कितने भी मजबूत रहे, लेकिन नेशनल लेवल पे जब पार्टी की छवि को नुकसान पड़ता है तो वो असर हुड्डा साहब पे भी पड़ता है? ऐसा है, ये जो चले गए ना चले उससे नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। हर पार्टी से जाते आते हैं। अब हमारे यहाँ हरियाणा में कोई 30 XMLA जो अलग अलग पार्टी, कोई बीजेपी का है, कोई JJP का रहा, कोई शामिल हुए हैं। तो ये इसी का ठीक है। एक सर, आप जब थोड़े कम उम्र में होंगे तो एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था कि मम्मी ने तुम्हारी चाय पे बुलाया है। आजकल ईडी वाले आपको बार बार चाय पे बुला ले रहे हैं।
कोई बात नहीं, वो उनका काम है, मैं अपना काम करूँगा। मेरे को क्या है, क्यों मेरे कुछ है ही नहीं, मेरे को क्या बात है। ये अभय सिंह, दूसरे लोग कहते हैं, या आपकी पार्टी के भी कुछ लोग, मैं कोट नहीं कर सकता नाम, वो कहते हैं कि हुड्डा साहब थोड़ा सहम जाते हैं। अभय चौटाला, INLD, वन मैन पार्टी, वो कहते हैं कि ईडी की दर से अप्रत्यक्ष तौर पे हुड्डा साहब बीजेपी की मदद करते हैं। किसकी? बीजेपी की। जो जैसा खुद होता है दूसरे को वैसा समझता है। मैं क्या मैंने भाई, उनको भाई राज्यसभा में किसकी वोट दी इन्होंने? राज्यसभा में किसकी वोट दी? बीजेपी की समर्थन दी। राष्ट्रपति इलेक्शन में, चुनाव में किसकी वोट दी है वैसी जी ने? तो खुद जैसे हो दूसरे को ऐसे ही समझते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा नहीं है। ठीक है, 2024 आप देखते हैं कि बहुत फ्रूटफुल है कांग्रेस के लिहाज से। हाँ हाँ, मैं कहा ना, लोग मन बना चुका, हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोकसभा में भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। और कांग्रेस को एक चैलेंज आपके पास भी है, अध्यक्ष जी के पास, कि कांग्रेस को एक टेबल पे, ऐसा कभी हो सकता है हुड्डा साहब कि आप रैली कर रहे हो, आप भी है ना, बाकी जो 3 SR के हैं वो भी, बाकी सब एक मंच पे किसी दिन एक दिन नजर आए? SR के क्या? शाहरुख खान? हाँ वही शाहरुख खान, हरियाणा वाले। नहीं, कोई हरियाणा में कोई नहीं। यहाँ अच्छा, मतलब आपको SR के से अब भी शाहरुख खान ही नजर आते हैं? नहीं, कौन है शाहरुख खान में? तो एक एक्टर है, फिल्म एक्टर है। हाँ, मुंबई में है। और हरियाणा वाले SR के तो आप बनाए रहे हैं, आपके शैलजा, रणदीप, किरण, सब कांग्रेस का काम कर रहे हैं। कभी एक साथ एक मंच पे आ सकते हैं? हो जाते हैं, बहुत कई बार हो जाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, बात करते हैं। कोई वो नहीं है जो आप सोच रहे हो ना। ये वहाँ से पूछो, कभी विज साहब फाइल ही लेना बंद कर देते हैं। आपका रामविलास शर्मा जी कहाँ पर हैं? वहाँ आदमपुर में इलेक्शन हुआ था, ना विज साहब गए, ना रामविलास जी आए, आप खुद देख रहे हैं। तो ये उनसे पूछो, हम तो एक है। ईडी से डर नहीं लगता है ना? नहीं, डरने की क्या बात है। कहते हैं कि हुड्डा साहब ने जो किया उस मामले की, पहले कहते हैं कि जांच करवाओ, अब कहते हैं कि ईडी, CBI ये सब षड्यंत्र के तहत है। आ जाओ। जब ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हुआ तब कहते, जब INLD वाले लोग कहते थे, मैं तो कभी कांग्रेस के कहते थे, मैं तो कभी नहीं कहा। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, जांच कराओ, जांच में शामिल होता हूँ। मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है ही कुछ नहीं। फिर भी आपको लगता है कि ईडी का इस्तेमाल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? आप हो चाहे कोई और हो। देखिए, मैं जहाँ तक सवाल है, कानून मानने वाला आदमी हूँ। जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊँगा। कोई मेरे को वो संकोच नहीं है, कोई मेरे को छुपाना नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन ये है कि कोई भी एजेंसी हो, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ब्रांड मोदी का मुकाबला हो जाएगा इस बार कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस अपना मुकाबला करेगी, अपना लड़ाई लड़ेगी। फैसला तो लोगों ने करना है, लोग जो करेंगे तो मंजूर होगा। प्रजातंत्र में तो यही है ना। आप कह रहे हैं कांग्रेस में सब ठीक है। हाँ? कैप्टन अजय यादव को घुटन महसूस होता है, उनको आप ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं भेजते, वो कह रहे हैं कि जी मुझे कांग्रेस में घुटन महसूस होने लगा है। तो उनसे पूछो, मेरे से तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो सिलेंडर जो ऑक्सीजन वाला है वो आप लोग भेजेंगे? मेरे से कुछ कहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये बात उन्होंने कही है तो आप उनसे पूछो, मेरा क्या मन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए। धन्यवाद। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन। 2024 2 बड़ी लड़ाइयाँ, और सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का भी बहुत कुछ दांव पे लगा है। एक चलते चलते एक आखिरी सवाल जिस पे आप पे बहुत हमला होता है। कहते हैं ये बाबू बेटा लगे हुए हैं, बाबू बेटा लगे हुए हैं, सुनते सुनते कान पक जाता है। कहते हैं कि आपका ज़्यादा इंटरेस्ट अपने बेटे को पॉलिटिकली इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है और आपका पूरा का पूरा ध्यान उस पर केंद्रित है। ये आपसे मोहब्बत करने वाले आपके घर के अंदर और बाहर, ये दोनों जगह है कि आप जो है दीपेंद्र को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। कोई भी पुत्र मोह में फंसे हैं। कोई भी किसी को जो लोगों पे थोप नहीं सकता है। जिसमें कोई क्वालिटी होगी अपने आप आएगा, जो भाग्य में होगा अपने आप आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते
ये चूंकि एक बड़ा कैंपेन चलता है हुड्डा साहब के खिलाफ, और आपको पता है कि मैं लोभ समरण कर नहीं पाता हूं, हमने कहा ये भी पूछ ही लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, और 2024 की 2 लड़ाइयों का इंतजार कीजिए। बाद बाकी जो होगा देखते हैं कौन चंडीगढ़ और कौन दिल्ली पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड, और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।